गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब कोई भी हिस्ट्री होता है तो उस हिस्ट्री को पढ़ने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा सोचने का तरीका होता है। कोई भी हिस्ट्री हुई तो उसको हम कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, तो डिफरेंट अप्रोच तैयार होते हैं। तो इन इतिहास को, हिस्ट्री को पढ़ने का डिफरेंट अप्रोच को क्या कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी। अब कोई भी हिस्ट्री पढ़ने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। तो जो जो मेन मेन अप्रोच है मैं आपको बताऊंगा पहले। तो सबसे पहले जो मेन अप्रोच है चार, वो है पहला कॉलोनियल अप्रोच, दूसरा नेशनलिस्ट अप्रोच, तीसरा मार्क्सिस्ट अप्रोच, चौथा सब एल्टर्न अप्रोच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार बहुत मेजर अप्रोच है, मेजर सोचने का तरीका है कि कैसे हिस्ट्री में कोई घटना घटी, क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ था, क्या लोग सोच रहे थे। तो ऐसे चार हिस्ट्री को पढ़ने का नजरिया है, चार अप्रोच है जो कि मेजर है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा है वो मैं बता देता हूं। इसके अलावा है फेमिनिस्ट अप्रोच, जो कि मैं बताऊंगा ये सब जो मैं लिख रहा हूं। फेमिनिस्ट अप्रोच, न्यू लिबरल एंड लिबरल अप्रोच, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, कम्युनलिस्ट अप्रोच, ठीक है। फेमिनिस्ट अप्रोच, न्यू लिबरल एंड लिबरल अप्रोच, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट एंड कम्युनलिस्ट अप्रोच। ये चार छोटे छोटे अप्रोच हैं जो कि मैं बताऊं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर में जो चार हैं, मेजर कौन है? कॉलोनियल अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड सबल्टन अप्रोच। तो मैं एक एक करके सब चीज बताता हूं। पहला कॉलोनियल अप्रोच, ठीक है। तो कॉलोनियल अप्रोच में क्या होता है कि इसमें जो
हिस्टोरियंस जो होते हैं, कॉलोनियल अप्रोच वाले हिस्टोरियंस जो होते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, कॉलोनियल रूल की बहुत जरूरत थी इंडिया में, ब्रिटिश रूल की बहुत जरूरत थी इंडिया में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो थी वो बहुत पुरानी थी, उन्हें रहने का सलीका नहीं मालूम था, उन्हें कैसे जिंदगी जी जाती है ये नहीं पता था। शांति प्रिय समाज नहीं थी। तो भारतीयों को सामाजिक बनाने के लिए ब्रिटिशर्स का होना बहुत जरूरी था, ऐसा सोच दिया कॉलोनियल अप्रोच के हिस्टोरियंस ने। उन्होंने कहा कि भारतीय को सामाजिक बनाया ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल अप्रोच वाले हिस्टोरियंस ने ये कहा। इसके बाद उन्होंने एक टर्म दिया, सोशल डार्विनिज्म। मतलब अंग्रेज जन्म ही लिए हैं ताकि वो इंडियंस को रूल कर सके, और इंडियंस जन्म ही लिए हैं ताकि हम सर्व कर सकें ब्रिटिशर्स को। इसे कहते हैं सोशल डार्विनिज्म। मतलब ब्रिटिशर्स आर फिटेस्ट टू रूल। ये अप्रोच, ये सोच किसने दी? कॉलोनियल अप्रोच वाले हिस्टोरियंस ने, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने। ये तो पहला। दूसरा, व्हाइट मैन बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब ये इंडियंस को, भारतीयों को सोशल बनाना, सामाजिक बनाना, ये दायित्व है, ये काम है किनका? अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। तो ये काम किनका है, ये बर्डन किनका है? व्हाइट मैन, गोरे लोग, गोरे चमड़े के लोग, अंग्रेजों का ये काम है, ताकि वो इंडियंस को सामाजिक बना सके। व्हाइट मैन बर्डन, उन्हें जीने का तरीका बता सके। कौन बताएंगे? अंग्रेज, गोरे लोग, व्हाइट मैन। इसे कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन। तीसरा, इंडियन सोसाइटी को क्या बताना? ओरिएंटलिस्ट, कट्टरवादी, पुरानी सोच, पुरानी प्रथा वाली समाज, बैकवर्ड सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को ऐसा बताया उन्होंने, किसने? कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने। और सपोर्ट किसका करा? वेस्टर्न कल्चर का। उन्होंने कहा वेस्टर्न कल्चर बहुत जरूरी है। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं? इंडिजिनस सोसाइटी, इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस सिस्टम को उन्होंने डिमीन करा, इंडिजिनस कल्चर को डिमीन करा। और वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू इंडिजिनियस सोसाइटी और कल्चर। मतलब इंडिजिनियस कल्चर क्या है? छोटी है, एज कंपेयर टू वेस्टर्न कल्चर ऊपर है, बड़ा है। ये किन्होंने कहा?
कॉलोनिस्ट हिस्टोरियन ने, ठीक है। लास्ट चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैक्स ब्रिटानिका। पैक्स ब्रिटानिका मतलब, इसको मैं अच्छे से बताता हूं। पैक्स ब्रिटानिया अब पैक्स ब्रिटानिका क्या है? पैक्स ब्रिटानिका अब सुनो, 1815 से लेकर 1914 तक ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड पावर था, वो हेजीमनी मेंटेन किए हुए था पूरे वर्ल्ड में, यूएस से भी ऊपर था, वो वर्ल्ड पावर था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ये कहता था कि जैसा कि मैं वर्ल्ड पावर हूं, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं अपने कॉलोनीज में लॉ एंड ऑर्डर लाऊं, पीस लाऊं, शांति लाऊं। तो पैक्स ब्रिटानिया का असली मतलब होता है पीस ब्रिटानिया, पीस ब्रिटेन। इसलिए इन्होंने क्या लाया इंडिया में? लॉ एंड ऑर्डर, ताकि जो हमारा समाज, जैसा ये कह रहे थे कॉलोनियल हिस्टोरियंस कि हमारा समाज कैसा है, कलह से भरा पड़ा, सिर्फ लड़ाइयां होती हैं इंडियन समाज में, भारतीय समाज में। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर किसने लाया? ब्रिटेन ने लाया, और हमारे समाज में प्यार फैल गया। ऐसा ब्रिटेन, ऐसा कॉलोनियल हिस्टोरियंस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है पैक्स ब्रिटानिका, ये इनका अधिकार है कि वो हमारे सोसाइटी में इन्वॉल्व होंगे और हमारे सोसाइटी को पीसफुल बना देंगे। ये किनका कहना था? कॉलोनियल हिस्टोरियंस का, पैक्स ब्रिटानिका। ये आ गई बात समझ में, कॉलोनियल अप्रोच। अब इसके बाद हम लोग नेशनलिस्ट अप्रोच देखेंगे, जो कि कॉलोनियल अप्रोच के बिल्कुल अपोजिट थी। दूसरा, नेशनलिस्ट अप्रोच। अब नेशनलिस्ट अप्रोच बिल्कुल कॉलोनियल अप्रोच के विरुद्ध थी। नेशनलिस्ट अप्रोच ये कहती थी कि जैसा हमारा समाज है वो सबसे उत्तम है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा नेशनलिस्ट अप्रोच ने, भले ही जो यूनिटी लाई, यूनिटी किसने लाया? तो नेशनलिस्ट अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच से क्या आया? नेशनलिस्ट अप्रोच से क्या आया? नेशनलिज्म। नेशनलिस्ट अप्रोच से सबसे पहले क्या आया? इस देश में लोगों में नेशनलिज्म आया, देश के लिए प्रेम आया नेशनलिस्ट अप्रोच से। और उस देश भक्ति ने, देश प्रेम ने पूरे देश को एक कर दिया। नेशनलिज्म ने के कारण ही देश में जितने भी डिफरेंट रिलीजन के पीपल थे, डिफरेंट कास्ट के पीपल थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, सभी एक हो गए, सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म के फीलिंग के कारण, नेशनलिस्ट अप्रोच के कारण। तो नेशनलिस्ट अप्रोच से क्या बना? नेशनलिज्म आया। नेशनलिज्म अप्रोच से क्या आया? नेशनलिज्म क्या आया? यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। भारत के लोग एक हो गए। भारत के लोग एक हो गए। कैसे हो गए? नेशनलिस्ट अप्रोच से क्या आया? नेशनलिज्म से क्या आया? यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। जितनी भी धर्म थी, जितने भी कास्ट थे, जितनी भी भाषाएं लोग बोलते थे, सभी एक हो गए नेशनलिज्म, देशभक्ति के कारण, देश प्रेम के कारण। दूसरा, नेशनलिस्ट अप्रोच के जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो समाज है, इंडिजिनस समाज है, वो सबसे सर्व उत्तम है, हमें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, और हमारे समाज में आप दखल नहीं दीजिए।
मतलब कि इन्होंने इंडिजिनियस कल्चर को ऊपर माना और डिमीन किसको किया, वेस्टर्न कल्चर को। वेस्टर्न कल्चर को इन्होंने बॉयकॉट किया। स्वदेशी मूवमेंट ये सब किसका है, ये सब किसका रिजल्ट है, नेशनलिस्ट अप्रोच, नेशनलिज्म का रिजल्ट है स्वदेशी मूवमेंट, है ना। इंडिजिनियस मतलब क्या होता है, स्वदेशी। ठीक है। अब इसके बाद हाँ, एक और चीज कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस 1947 से पहले, अब ये एक चीज बता देता हूं कि जो भी चीजें हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, ये जो भी हमें जानकारी मिलती है, अब नेशनलिस्ट अप्रोच में आपको लग रहा होगा कि 1947 से बहुत नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस होंगे, तो मैं आपको बता दूं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस 1947 से पहले नहीं थे। हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में, वो हम लोग डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हैं, पर्सनल आर्चिव से पढ़ रहे हैं। किनके, नेशनलिस्ट लीडर्स के डॉक्यूमेंट्स, उनके अकाउंट्स, उनको रीड करा हिस्टोरियंस ने आफ्टर 1947। उन्होंने रीड करा। तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो लीडर थे, वो हिस्टोरियन नहीं थे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, पर वो हिस्टोरियंस नहीं थे, वो लीडर थे। हिस्टोरियन 1947 के बाद आए, कौन, आरसी मजुमदार एंड ताराचंद। नाइनटीन 47 से इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, एसी मजुमदार। तो दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, इन्होंने बताया कि कैसे भारत से पैसा ब्रिटेन जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो ये लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लीडर्स थे, पर हिस्टोरियंस नहीं थे। तो हम लोगों, तो हिस्टोरियंस क्या किए, क्या करते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, इनकी किताबें पढ़ते हैं, इनकी सोच पढ़ते हैं, और फिर जो हिस्ट्री सामने आती है उसको कहते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच की हिस्ट्री, नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी। ठीक है। तो 1947 से पहले कोई नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस नहीं थे, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे वो एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री को बताते थे। वो मेडाइवल हिस्ट्री की बात करते थे, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते थे। तो ये हो गया नेशनलिस्ट अप्रोच। इसके बाद आता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच
ये आता है दो किताबों से। इंडिया में मार्क्सिस्ट अप्रोच तब आती है जब दो किताबें आती हैं इंडिया में। वो कौन सी थी? रजनी पामे दत्ता की किताब, और दूसरा AR देसाई की किताब। रजनी पामे दत्ता की किताब का नाम है इंडिया टुडे, जो कि पब्लिश होती है लंदन में 1940 में और इंडिया में पब्लिश होती है 1947 में इंडिया में। और AR देसाई का बुक का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये कब लिखी जाती है? 1948 में। दो किताबें जब इंडिया में आती है तो एक नई सोच, एक हिस्ट्री को देखने का एक नया नजरिया आता है, जो कि मार्क्सिस्ट नजरिया होता है। वो दो किताबें कौन सी होती हैं? रजनी पाम की इंडिया टुडे और AR देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये दो किताबें एक नई सोच को जन्म देती है, जिसको कहते हैं मार्क्सवाद, मार्क्सवादी इतिहास। मार्क्सवादी एक सोच दी, मार्क्सिस्ट एक अप्रोच आया हिस्ट्री को रीड करने का, कि हम लोग ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इस मार्क्सिस्ट अप्रोच में, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में क्या था अभी मैं बताता हूं। तो इसमें इन्होंने ये क्या कहा, आरसी पाम दत्त ने ये क्या कहा कि भारत में दो क्लास की लड़ाई है, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स। ठीक है, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स। कैपिटलिस्ट कौन है? इंग्लिश है। और लिबरल्स कौन है? इंडियन मास। और इंग्लिश जो कैपिटलिस्ट हैं उनका क्या काम है? ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। किनका? इंडियंस का, लेबरर्स का। तो उन्होंने आरसी रजनी पाम दत्त ने एक नई पॉलिसी दी, पॉलिसी के बारे में बताया। उस पॉलिसी का नाम था बुर्जगाजी। बुर्जगाजी 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 एक पॉलिसी है जिसमें कि ये बताया जाता है कि कैपिटलिस्ट इज द मेजर ओनर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सोशल वेल्थ। कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो ओनर होते हैं अधिकतर रिसोर्सेस के। ये बुर्जगाजी पॉलिसी में है कि कैपिटलिस्ट शोषण करेंगे किनका? लेबर्स का, क्योंकि कैपिटलिस्ट को चाहिए क्या? ज्यादा से ज्यादा फायदा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इंडस्ट्री है, यहां 1000 लोग काम करते हैं और इस इंडस्ट्री से टोटल आउटपुट आता है 10,000 रुपए का। ठीक, और कैपिटलिस्ट क्या करेगा कि 1 रुपए पर वर्कर इसने मंथली वेज रख रखा है। काम खत्म हुआ, सभी वर्कर को 1-1 रुपया दिया, 1000 रुपये इसका गया, 10,000 का मुनाफा, मतलब 10,000 इसने पूरे कंपनी ने बनाया 10,000, तो इसमें से 10,000 में से 1,000 माइनस करो, कितना? 9,000। तो 9,000 किसके बन गए? कैपिटलिस्ट के। काम किसने किया? वर्कर्स ने।
कैपिटलिस्ट को पता भी नहीं उसके फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, और 9,000 किसके बन गए? कैपिटलिस्टों के। तो रजनी पाम दत्त ने क्या कहा कि यहां पे इंडिया में कैपिटलिस्ट कौन है? इंग्लिश। और लेबरर्स कौन है? इंडियन मास। और बुर्जुआजी पॉलिसी के अनुसार कौन फायदा में जा रहा है? कैपिटलिस्ट। और इंडिया का पैसा कहां जा रहा है? इंग्लैंड। आई बात समझ में? मार्क्सिस्ट समझ में आ गया? इसके बाद है सबअल्टर्न अप्रोच। अब देखो, बहुत हिस्टोरियंस कहते हैं, बहुत फिलोसफर्स कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि सबअल्टर्न अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच एक है। नहीं, सबअल्टर्न अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच एक नहीं है। मैं आपको बताता हूं। ये फोर्थ सबअल्टर्न अप्रोच। इसमें इलाइट क्लास वर्सेस पुअर क्लास, मतलब सबअल्टर्न क्लास। सबअल्टर्न क्लास का मतलब क्या होता है? पुअर क्लास, गरीब, मजबूर। इलाइट क्लास में कोई भी आ सकता है जो अमीर है। अब भारत में भी भारतीयों में जो अमीर हैं वो किस क्लास में आ गए? इलाइट क्लास में आ गए। मतलब कि इसमें ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं, ब्रिटिशर्स तो हैं ही इलाइट, और इंडियंस भी हो सकते हैं जो अमीर हैं, जो जमींदार हैं, वो अमीर हैं। और पुअर कौन है? लेबरर्स। 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पुअर, सबअल्टर्न में आ गया। तो ये इंडिपेंडेंस का जंग नहीं है। इन्होंने ये कहा एक इलाइट क्लास की और पुअर क्लास का जंग है। इन्होंने ये भी कहा सबअल्टर्न अप्रोच ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। सबअल्टर्न अप्रोच में इंडियन नेशनल मूवमेंट को दो अप्रोच में डिवाइड करा। पहला अप्रोच कि एंटी इंपीरियलिस्ट जो स्ट्रगल हुआ है, मतलब अंग्रेजों से कौन लड़े हैं? ये सबअल्टर्न, पुअर लोग, सबअल्टर्न लोग, मजदूर लोग लड़े हैं। इलाइट इंडियंस नहीं लड़े। जो इलाइट भारतीय हैं, जो अमीर भारतीय हैं, वो नहीं लड़े ब्रिटिशर से। कौन लड़े? गरीब लोग लड़े, किसान लोग लड़े एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस से, ब्रिटिशर्स से। तो इलाइट इंडियंस ने क्या करा? उन्होंने एक नाम का इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करा, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करा, बोगस इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स कौन थे? तो यही इलाइट इंडियंस थे। यही इलाइट इंडियंस, सबअल्टर्न अप्रोच में यह कहा जाता है कि इलाइट इंडियंस जो थे वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे, जिन्हें इंडिपेंडेंस से मतलब नहीं था, सत्ता से मतलब था, पावर से मतलब था। ठीक है? उन्हें भारत के आजादी से मतलब नहीं था। उन्हें मतलब यह था कि भारत पे उनकी पार्टी रूल करे, उनके हाथ में पावर आए। ये इलाइट क्लास, जो इलाइट इंडियंस थे, उनकी ये सोच थी। और एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल किसने करा है? सबअल्टर्न, पुअर लोगों ने, पुअर जो लेबरर्स हैं, जो किसान हैं, वो लड़े हैं ब्रिटिशर्स से। इतनी बात आगे समझ में? इसके बाद मेजर्स सारे अप्रोचेस खत्म हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चार
जो उतने मेजर नहीं है बट इन्फ्लुएंशियल है, सोचने लायक है। तो पहला कौन है? कम्युनलिस्ट अप्रोच। अब कम्युनलिस्ट अप्रोच में जो हिस्टोरियंस होते हैं, कम्युनल हिस्टोरियंस जो होते हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत देश में हिंदू और मुस्लिम शुरू से ही दुश्मन रहे हैं। इनकी डिमांड्स, इनकी मांग, इनकी सोच शुरू से ही डिफरेंट रही है, ये कभी एक हुए ही नहीं। और मेडाइवल हिस्ट्री जो कम्युनलिस्ट अप्रोच के थ्रू अगर देखा जाए, जो कम्युनल हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो कम्युनलिस्ट अप्रोच रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री एक लंबी कहानी है हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई की। और उन्होंने ये भी कहा, कम्युनल हिस्टोरियंस ने यह भी बताया कि 19वीं और 20वीं सेंचुरी में मुस्लिम्स क्या थे? रूलिंग क्लास थे। मुस्लिम क्या थे? रूलिंग क्लास थे। और हिंदूस क्या थे? दबी हुई कौम थी। इस वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स में और दायरा बढ़ते गया और फाइनली इतनी मतभेद बढ़ गई, इतने दोनों में क्रूरता आ गई, दोनों में, हिंदूज और मुस्लिम्स में इतनी दुश्मनी हो गई हिंदूज और मुस्लिम्स में कि अल्टीमेटली ये दुश्मनी किस चीज में तब्दील हो गई? पार्टीशन ऑफ इंडिया। कम्युनल हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भारत का विभाजन अंग्रेजों ने नहीं किया। वो जलन, ईर्ष्या जो हिंदूज और मुस्लिम्स में एक दूसरे के प्रति है, उसका ये आउटकम था, उसका ये रिजल्ट था, पार्टीशन। ये कम्युनलिस्ट अप्रोच वाले हिस्टोरियंस का ही सोच है। इसके बाद ये कम्युनिस्ट अप्रोच हो गया। इसके बाद आते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट में क्या कहा जाता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अंग्रेजों के प्रति आंदोलन नहीं था, अंग्रेजों के प्रति विरोध नहीं था। इंडियन नेशनल मूवमेंट इसलिए किया गया था ताकि इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर्स हैं उनकी अपनी पार्टी बन सके इंडिया में। लगभग इसकी सब अल्टन अप्रोच से मिलती जुलती है। ये कहते हैं कि इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स को कोई मतलब नहीं था इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट से। और इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया कभी भी एक था ही नहीं, इंडिया में ऐसी सोच ही नहीं थी नेशनलिज्म की, मतलब कि नो नेशनलिज्म थॉट।
कोई देश प्रेम था ही नहीं लोगों में, ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट कहती है। इन्होंने ये कहा कि ये सत्ता को पाने की जंग थी। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी आंदोलन हुए वो सत्ता को पाने के लिए, पावर को पाने के लिए एक वार थी, एक जंग था। इंडिपेंडेंस पाने के लिए नहीं। ये किनका कहना था? कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट के हिस्टोरियंस का कहना था। आई बात समझ में? इसके बाद आते हैं अपन लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोच। इसमें क्या कहते हैं? इसमें हिस्टोरियंस ऐसे लिबरल और न्यू लिबरल अप्रोच वाले हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बनाई और कॉलोनीज को बनाने के बाद ब्रिटिशर्स को फायदा के बजाय उल्टा लॉस ही हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन कॉलोनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे लाइन बनाई। अब रेलवे लाइन में को बनाने में ब्रिटिशर्स का बहुत पैसा खर्च हो गया। इस वजह से इकोनॉमिक लॉस हो गया ब्रिटेन को, और इस इकोनॉमिक लॉस के कारण वो वहां पे नई इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए। कहाँ? ब्रिटेन में। कौन नहीं लगा पाए? ब्रिटिशर्स। ठीक है, आगे बात समझिए। तो फायदा के बजाय ब्रिटिशर्स को क्या हुआ? लॉस हुआ। ये सोच थी किनकी? लिबरल और न्यू लिबरल अप्रोच वाले हिस्टोरियंस की। उन्होंने ये बात कही। ठीक है, इसके बाद आता है जो कि लास्ट है, फेमिनिस्ट अप्रोच। और फेमिनिस्ट अप्रोच वाले हिस्टोरियंस जो महिलाओं के नजर से देखते हैं हिस्टोरियंस, उनका यह कहना था कि महिलाओं का लिविंग कंडीशन बहुत सुधरा कॉलोनियल पीरियड में। ब्रिटिश के रूल में महिलाओं की स्थिति और अच्छी हुई, क्योंकि सती प्रथा खत्म हुआ। सती प्रथा 1829 में खत्म होता है। वुमेन एजुकेशन स्टार्ट होता है। वुमेन के लिए स्कूलें खुलती हैं। और वुमेन के कंडीशन को बताने के लिए 2 बुक भी लिखी गई कॉलोनियल पीरियड में। वो कौन कौन सी किताबें थी? एक तो मदर इंडिया, ये किन्होंने लिखा? कैथरीन मायो ने। इस पे एक मूवी भी बनी है मदर इंडिया में। मदर इंडिया पे किसने लिखा? मदर इंडिया को कैथरीन मायो ने लिखा। दूसरी किताब पंडिता रामाबाई ने लिखा। इनकी किताब का नाम क्या था? द अपर कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने कब लिखा था? 1887 में, कॉलोनियल पीरियड में। ये कब लिखा? मदर इंडिया 1927 में। 1927 में लिखा। तो इन दोनों किताबों से महिलाओं की कंडीशन को बताया गया कि कैसी स्थिति थी उस वक्त। और इन किताबों से ये मालूम चला कि वुमेन्स की इतनी दयनीय स्थिति इसलिए है क्योंकि उन्हें ओनरशिप पावर नहीं है। उनके पास रिसोर्सेस के ओनरशिप पावर नहीं है। जैसे लैंड एक रिसोर्स है, तो लैंड का ओनरशिप महिलाएं नहीं ले सकती, सिर्फ पुरुष के पास हो सकता है। इस वजह से उनकी स्थिति खराब है।
ये कहां से मालूम चला हमें? फेमिनिस्ट अप्रोच वाले हिस्टोरियंस ने बताया। फेमिनिस्ट अप्रोच वाले हिस्टोरियंस ने जब हिस्ट्री को फेमिनिस्ट अप्रोच से देखा तो उन्होंने ये चीज पाया कि नो ओनरशिप, पावर फॉर वुमेन, दैट्स व्हाई वुमेन आर वनरेबल। ठीक है, इस तो ये क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास अगली बार